गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7th हिंदी प्रथम भाषा पाठ 2 का भाग 2 करने जा रहे हैं। बच्चों, इसके पहले भाग में हमने पढ़ा था कि एक गरीब माँ बाप का बेटा किस प्रकार मेहनत करके कलेक्टर बनता है और वो अपनी पैतृक गांव जहाँ उसका जन्म होता है, जहाँ उसका बचपन बीता है, वहाँ जाते हुए उसके मन में क्या क्या प्रश्न उठते हैं, क्या क्या उसे यादें आती हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। बच्चों, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आप मेरे साथ ई बुक का पेज नंबर 5 पढ़ेंगे। सरकारी स्कूल भी उन दिनों कितनी दूर दूर थे। प्राइमरी के बाद मैट्रिक के लिए मीलों मील चलना पड़ता था। अब आमदनी तो इतनी थी नहीं कि साइकिल ही ले लेते। परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। तभी तो मैं भी छुट्टियों से छोटा मोटा आमदनी वाला काम कर लिया करता था। शाम को चटाइयों पर बैठकर इकट्ठा खाना खाते थे। पिताजी हम सबको देख खुश होते थे और कहते थे, बेटा खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। हम तो अंगूठा छाप रह गए। मैं तपाक से कह उठता, देखना पिताजी, मैं और कृष्णा दीदी खूब पढ़ेंगे और अफसर बनेंगे। बच्चों, जब प्रशांत अपने गांव में जाता है अपनी गाड़ी में बैठकर, तो उसके मन में ये ख्याल आता है, कई ख्याल आते हैं। और वो कहता है कि जब हम छोटे थे तो उस समय सरकारी स्कूल जो होते थे बड़ी दूर दूर होते थे और प्राइमरी के बाद मैट्रिक के लिए 10वीं क्लास के लिए हमें मीलों मील चलना पड़ता था। और हमारे पिताजी की आमदनी भी इतनी नहीं थी कि हम साइकिल ले लें, क्योंकि उस समय परिवार का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। तो बोलता है, अपने परिवार की मदद करने के लिए मैं भी छुट्टियों में छोटा मोटा काम कर लिया करता था, जिससे थोड़े पैसे आ जाते थे। बोलता, शाम को जब हम सब चटाई पर बैठकर इकट्ठे खाना खाते थे तो मेरे पिताजी हमें कहते थे कि बच्चों खूब पढ़ो और बढ़ो और बड़े होकर अपना नाम कमाओ। तो बोलता, मैं उस वक्त झट से बोलता था कि पिताजी, मैं और कृष्णा दीदी खूब पढ़ेंगे और अफसर बनेंगे। तब सोचता, ये डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कमिश्नर कैसे बन जाते हैं, सब अफसर कहलाते हैं। इतना विश्वास जरूर था कि इन सब की कुंजी विद्या ही है। विद्या धन मेहनत बिना नहीं मिलता और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कर्म ही तो पूजा है। बच्चों, प्रशांत कहता है कि जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि ये डॉक्टर, इंजीनियर, जज कैसे बनते हैं। पर बोलता, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये विश्वास हुआ कि विद्या जो है, पढ़ाई जो है, वही सफलता की कुंजी है। वही हमें सफल बनाएगी और हमें अफसर बनाएगी। बोलता है, पर विद्या कहाँ से आती है? मेहनत से। मेहनत करनी पड़ती है। बोलता है, शरण गाड़ी धीरे चलाओ, बरसों बाद गांव की ओर आया हूँ। अपना गांव? अरे साहब, गांव तो हमारा भी है। शरण जो था उसका ड्राइवर, वो गाड़ी चला रहा था। तो प्रशांत उसे बोलता, शरण गाड़ी को धीरे से चलाओ, मेरा ये अपना पुराना गांव है, मैं बड़े सालों के बाद अपने गांव में आया हूँ। और शरण बोलता है, अरे साहब, गांव तो हमारा भी है। आप तो जानते ही हो, बच्चे बूढ़ी माँ और पिताजी के साथ रहते हैं। अच्छा, बच्चे तो पढ़ते होंगे? प्रशांत बोलता है कि साहब, मेरा भी पिंड है, मैं भी अपने गांव में रहता हूँ, मेरी माँ, पिताजी और मेरे बच्चे गांव में रहते हैं। प्रशांत बड़ा खुश हुआ, बोलता, तब तो तेरे बच्चे पढ़ते होंगे। हाँ साहब, लड़का जाता है पढ़ने। और लड़की? बोलता ड्राइवर बोलता, साहब जी, मेरा जो लड़का है वो पढ़ता है, लड़की नहीं। मैंने हैरानी से पूछा, उसका क्या? शरण बोला, उसका क्या? उसने घर का खबरदार टोकते हुए कहा, अरे लड़कियां ही तो घर का श्रृंगार हैं। जब जब शरण बोलता कि मेरा लड़का जाता है, मेरी लड़की नहीं जाती, तो प्रशांत उसे गुस्से से बोलता है कि खबरदार, अगर लड़कियों के बारे में ऐसा कुछ कहा तो। लड़कियां तो घर का श्रृंगार हैं, परिवार का आधार हैं। अरे, विवाह पर चाहे जितना धन दे दो, यदि उसकी झोली में विद्या धन नहीं है तो सब व्यर्थ है। प्रशांत उसे कहता है कि हमेशा लड़की को पढ़ाना चाहिए। लड़की को हम चाहे जितना मर्जी दहेज दे दें, पर अगर उसे हम पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, तो वो सब चीज़ें व्यर्थ हैं। आज लड़कियां हर क्षेत्र में अपने आप को बेहतर साबित कर रही हैं। अरे, जिस परिवार, देश, समाज में लड़कियों का सम्मान नहीं, वह कैसा समाज? प्रशांत उसे शरण को डांटता हुआ कहता है कि जिस समाज में लड़कियों की इज्जत नहीं, मान सम्मान नहीं, वह कैसा समाज? शरण ने क्षमा मांगी और गाड़ी चलाता रहा। और ड्राइवर ने, जो उसका ड्राइवर शरण था, उसने माफ़ी मांगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं अपनी लड़की को नहीं पढ़ा पाया। मैंने सोचा आदमी चांद पर घूम आया है,
पर कुछ की सोच अभी भी बाबा आदम के ज़माने की है। अपने जो प्रशांत है वो अपने मन में सोचता है कि मैं सोचता रहा था कि अब वो दुनिया बदल गई है, पर नहीं, अभी भी समाज में कई ऐसे लोग हैं जो पुरानी सोच रखते हैं। शरण चुप ना रहा, बोल उठा, साहब गरीब पढ़ा लिखा कर बच्चों को बेरोजगार की धूल ही फंकवाएगा। शरण बोलता है कि साहब मैं बच्चे पढ़ा कर क्या करूँगा, मेरे बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख कर तो बेरोजगार ही घूमेंगे। नहीं शरण, अनपढ़ रहकर रहकर युवक भटकता है और बुरी संगत में पड़ता है, अंधेरे में खो जाता है और समाज के लिए सरदर्द बन जाता है। मैंने उसे समझाया। प्रशांत ने अपने ड्राइवर को समझाया कि नहीं, हमेशा हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर हम नौजवान लड़कों को पढ़ाएंगे नहीं तो वो बुरी संगत में पड़ेंगे और देश के लिए सरदर्द बन जाएंगे। अचानक खिड़की के बाहर ध्यान गया। मुटियारों का दल सिर पर बोझ लिए गुनगुना रहा था। अचानक प्रशांत का ध्यान खिड़की से बाहर गया। उसने देखा कि नौजवान लड़कियां जो हैं सिर पर कुछ रखे हुए जा रही हैं। दूर खेतों में कंबाइन चल रही है। कंबाइन तो पता होगा बच्चों, कनक काटने की मशीन होती है। कुछ स्त्रियां व बच्चे हाथ में झोला लिए अनाज की बलियां चुन रहे थे। बेटा, जब मशीन से कटाई हो जाती है तो जो कनक के सिट्टे खेतों में गिरे रहते हैं तो उसे कुछ लोग, जो गरीब लोग होते हैं, वो उठाते हैं और अपने थैले भरकर अपने घर ले जाते हैं। मैं हैरान था, आज़ादी के इतने सालों बाद भी गरीब को अनाज की बलियां चुनने पड़ रही हैं। प्रशांत सोचता है कि मैं हैरान हूँ कि आज हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन गरीब आज भी खेतों से बलियां उठाकर अपना थैला भर रहा है। जैसे कभी कभी मैं भी अपनी माँ के साथ कटाई के बाद चुनता था। प्रशांत बोलता है, मैं भी अपने बचपन में अपनी माँ के साथ खेतों में जाता था और बलियां चुनता था। कणक के सिट्टे जो होते थे उन्हें उठाकर अपने थैले में डालता था। आंखों की कोर से अचानक पानी निकल आया। सोचा, सरकार की कितनी योजनाएं हैं, उत्थान के लिए कौन डकार जाता है सब कुछ। प्रशांत अपने मन में सोचता है कि इन गरीबों के लिए हमारी सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ जाती हैं, वो कौन खा जाता है। और उसकी आंखों से पानी आ जाते हैं। मैं भी तो सरकार का एक अंग हूँ। और प्रशांत सोचता है, मैं भी तो सरकारी अफसर हूँ। सोच ही रहा था कि अचानक सामने एक बूढ़े के हाथ में लाठी लिए देख मैंने पहचानने की कोशिश की। शायद चाचा चरण सिंह थे, जो बचपन में हमें बरगद की छांव में कहानियां सुनाया करते थे। प्रशांत बोलता है, अभी मैं ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, एकदम मेरा ध्यान बाहर जाता है, खिड़की पर जाता है और देखता हूँ कि बूढ़ा इंसान लाठी लेकर आ रहा है। और मैं जहाँ तक मुझे याद है ये चरण चाचा ही होंगे, जो हमें बचपन में बरगद के पेड़ के नीचे कहानियाँ सुनाया करते थे, राजा रानी की, जन्नत की और परियों की और भूत प्रेतों और डाकुओं की। मैंने शरण को गाड़ी रोकने को कहा। प्रशांत ने उसी वक्त अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। मैं चरण सिंह के सम्मुख खड़ा था। अपनी बुढ़ी आंखों से निहारते चाचा ने पूछा, बेटा कहाँ जाना है? मैंने उनके पैरों को स्पर्श करते हुए कहा, चाचा पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा प्रशांत। प्रशांत, अच्छा अच्छा, नसीब का पुत्र। अब तो अफसर लगता है। कैसा है नसीब आज? जहाँ कैसे? सब ठीक है चाचा जी। आज गांव की पाठशाला का दर्जा बढ़ाने का आदेश लेकर आया हूँ। इसी बहाने अपने स्कूल व अपने अध्यापक जी से भी मिलूंगा, गांव की सैर भी हो जाएगी। प्रशांत बेटा अपनी गाड़ी से उतरा और झट से अपने जो बूढ़े चाचा थे चरण सिंह जी, उनके पैरों में गिर पड़ा, उनसे आशीर्वाद लिया और उन्हें बोला कि आपने मुझे पहचाना। और चाचा जी ने बोला, हाँ मैंने तुझे पहचान लिया है, तू नसीब का पुत्र है। हाँ, अब तो बड़ा अफसर बन गया है। तो प्रशांत ने उसे बताया कि मैं यहाँ अपने स्कूल का दर्जा बढ़ाने, अर्थात स्कूल को प्राइमरी से हाई स्कूल में बनाने आया हूँ, दर्जा बढ़ाने आया हूँ। चलो इसी बहाने गांव की सैर हो जाएगी। चाचा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। खुश रहो बेटा, खूब जश प्राप्त करो। तुमने इतना ऊंचा पद प्राप्त कर हमारे गांव का नाम रोशन किया है। और जो चरणजीत चाचा थे उन्होंने प्रशांत को आशीर्वाद दिया कि तुम खुश रहो और हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया तूने कलेक्टर बन के। विदा ले मैं गाड़ी में बैठा। गाड़ी पाठशाला के द्वार के निकट रुक गई।
प्रशांत बोलता मैं अपनी गाड़ी में बैठा और उसके बाद हमारी जो गाड़ी थी वो जो हमारा स्कूल था उसके पास जाके रुक गई। द्वार पर रंगोली सजी थी, दीप जल रहे थे, रंग बिरंगी झंडियों से प्रांगण सजा था। प्रशांत ने देखा कि मेरे स्कूल में रंगोली बड़ी सुंदर बनी हुई थी, दीपक जल रहे थे और स्कूल में जो आंगन था, ग्राउंड था, वहाँ पे सारी झंडियाँ लगी हुई थी। पुष्प गुच्छ लिए नन्हे नन्हे हाथ मेरे ओर बढ़ रहे थे और छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में फूल लिए थे। अध्यापक आदित्य प्रकाश, जिनका मैं प्रिय शिष्य था, के पैरों को स्पर्श करने को झुका कि उन्होंने बाहों में भर कर गले लगा लिया। प्रशांत कहता है कि मैंने अपने अध्यापक आदित्य प्रकाश के जैसे ही चरण छूने लगा तो उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। आज वे फूले नहीं समा रहे थे, आज वे बहुत खुश थे। समाए भी कैसे, उनका गरीब प्रशांत कलेक्टर बन गया था। और उनके जो प्रशांत के जो अध्यापक थे आदित्य जी, वो बहुत खुश थे क्योंकि उनके हाथों से पढ़ाया बच्चा आज कलेक्टर बन गया था और सरकार की ओर से पाठशाला का दर्जा बढ़ाने की घोषणा करने आया था। स्वागत गीत व बैंड की मधुर ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो रहा था और प्रशांत के आगमन पर वहाँ के बच्चों ने स्वागत गीत गाए और वहाँ का वातावरण बहुत ही सुहावना हो गया, खुशहाल हो गया। बच्चों, इसी पाठ के आधार पर मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं। आप ये पाठ पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, हर माँ बाप का क्या सपना होता है? दूसरा है, उसके अध्यापक का क्या नाम था? तीसरा, प्रशांत का क्या सपना था? यह सपना उसने कैसे पूरा किया? प्रशांत गांव में क्यों आया था? अगला प्रश्न है, लड़कियों की शिक्षा के संबंध में उसके क्या विचार थे? 6वां प्रश्न है, प्रशांत की बहन का क्या नाम था? लीला, कृष्णा, राधा या मीना? प्रशांत को बचपन में कहानियां कौन सुनाता था? चाचा चरण सिंह, अध्यापक, पिताजी या माताजी? कटी हुई फसल को रखने के स्थान को क्या कहते हैं? खलिहान, खेत, पाठशाला या गाड़ी? बच्चों, इन प्रश्नों को आपने अपनी कॉपी पर करना है।